सर इमरान यामीन, एडेक्सल फिजिक्स, यूनिट 2 और WPH 12, जनवरी 2020 का पेपर कर रहे हैं। और लास्ट क्लास के अंदर भी हम इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके साथ कर चुके हैं, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग एक इशू की वजह से हो नहीं पाई। तो ये सारी की सारी MCQs मैंने लास्ट क्लास में कराई थी, जो रिकॉर्डिंग में नहीं आ सकी। MCQs के बाद वेव का ये पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11, स्टैंडिंग वेव का क्वेश्चन। इस स्टैंडिंग वेव के क्वेश्चन में अगर आप देखो तो एक वाइब्रेटर है जिसको एक हमने स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और जब वाइब्रेटर वाइब्रेट करता है तो इससे स्ट्रिंग के अंदर स्टैंडिंग वेव्स डेवलप होती हैं, और उन स्टैंडिंग वेव्स को लेकर आपको कुछ डेटा दिया हुआ है। क्या डेटा दिया हुआ है? तो डेटा के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वेवलेंथ। वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, और वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको स्ट्रिंग की लेंथ की वैल्यू गिवन है, दैट इज 1.70 मीटर। ठीक है जी। अच्छा, पहली बात बेटा जरा नोट कीजिए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लूप्स आर फॉर्मिंग in this string. Then you can count number of loops. It is number 1, it is 2, it is 3, it is 4. There are 4 loops in this length. So I am writing number of loops. There are 4 loops which are formed in this length. The length of the string is 1.70 meter. फिर आप ये बात भी जानते हो, the length of one loop, the distance between node to node, it is lambda by 2. The distance between two consecutive node is lambda by 2. So I can write loop by lambda by 2, and now we have to calculate the wavelength. So 2 1 the 2, 2 to the 4, और ये 2 बेटा मल्टीप्लाई है, ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। और बेटा सारिम, कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ? If you divide 1.7 divided by 2, then what is the answer? 0.85 meter. It will be the wavelength. Okay. So now they are asking calculate the speed of the wave on the string, and you are given the mass 0.20 kg and mass per unit length. आपको पता है it is called linear density, and linear density is denoted by mu. तो सारिम, क्या आप हमें याद दिलाएंगे कि when a wave is produced in a string, then what is the formula to calculate speed of transverse wave? स्पीड का फॉर्मूला था क्या? ठीक है, लेकिन उसने खाली स्पीड पूछी है। हाँ, खाली स्पीड। हाँ देखिए, जो फॉर्मूला आप बता रहे थे 1/12 वाला, इट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, बट इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग ओनली द स्पीड ऑफ द वेव, एंड द स्पीड ऑफ द वेव इज अंडर रूट, जो अनस ने बताया, अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू। ठीक है जी। अब आप गौर कीजिए कि क्वेश्चन में टेंशन अपॉन म्यू, म्यू की वैल्यू तो गिवन है, म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ, एंड इट्स वैल्यू इज 4.5 एक्सपोनेंट -3, इट इज म्यू। बट व्हाट अबाउट टेंशन? टेंशन के लिए क्या करते हैं, आपको ये मैकेनिज्म याद दिलाऊं, द लोड विच इज हंग, विच इज सस्पेंडेड वर्टिकली, तो आप यही जो वेट होगा, this weight is producing tension in the string, so you can say the tension in the string, it is equal to the weight suspended by the string, so tension is equals to mg। ठीक है जनाब। अब आप अगर देखें तो उन्होंने मैथ्स भी दिया हुआ है जी, 9.8 ले लें, म्यू की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। मैं कैलकुलेटर चलाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली आप, हाँ, रिजल्ट आ जाए 20.9, और इट कैन बी राउंडेड ऑफ टू 21 मीटर पर सेकेंड। तो इट इज द स्पीड ऑफ द वेव ऑन द स्ट्रिंग। अच्छा जी, नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जनरेटर इज रिड्यूस्ड until the wave pattern shown below is produced. अच्छा, आप गौर कीजिए, number of loops initially 1 2 3 4, and now as you reduce the frequency in the same length of the string, now the number of loops are only 2. The question is, the frequency of vibration is reduced, it is given, frequency is reduced, explain the effect that it would have on the speed of the wave. Okay, you know that speed is the product of frequency and wavelength, and in this question it is given that the frequency is reduced, frequency is reduced। ठीक, फ्रीक्वेंसी तो रिड्यूस हो गई है,
लेकिन गौर कीजिएगा कि वेव पहले से बड़ी बन रही है। पहले जो वेव बन रही थी, इस वेव का साइज देखिएगा, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, इट इज द वेव लेंथ, इट इज द लेंथ ऑफ वन वेव। और ये अगर आप गौर करें तो आधे स्ट्रिंग में आ रही है वन वेव, टोटल लेंथ की आधी लेंथ में वन वेव लेंथ आ रही है। और अब आप अगर गौर करें इसके अंदर, द सेम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बट देयर इज वन वेव लेंथ, इट मीन्स वेव लेंथ इज इंक्रीज्ड। ठीक, तो खुद बताइए, फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, वेव लेंथ इंक्रीज हो गई है। ठीक है जनाब। और देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी पहले 4 लूप्स की थी, अब 2 लूप्स की है, तो 2 लूप्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो इट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड एंड वेवलेंथ इज डबल्ड, वेवलेंथ डबल हो गई है। तो मैं इसको यूं आंसर लिखूंगा, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड, और मुझे इसमें नजर आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी हाफ हुई है क्योंकि नंबर ऑफ लूप्स आधे हो गए। व्हेन फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड द वेवलेंथ इज इंक्रीज्ड, वेवलेंथ डबल हो गई है, the wavelength is increased, so the speed of wave remains same। स्पीड ऑफ वेव के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका कंक्लूजन ये हो गया, नो अफेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा है एक्सप्लेन द अफेक्ट, द फैक्ट हमने बता दिया कि कोई अफेक्ट नहीं होगा, नो अफेक्ट। फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हुई है, वेवलेंथ इंक्रीज हो गई है, इसलिए देयर इज नो अफेक्ट। तो बेटा अनस, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और स्टैंडिंग वेव का क्वेश्चन है जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने रखा है क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कर नहीं रहे। अल्ट्रासाउंड का क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैं आपको करा चुका हूँ, जिसकी रिकॉर्डिंग खराब हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 14 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो भी हम लोग पहले कर चुके हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ लाइट या वेव इसे टच कर सकते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 करने से पहले मैं अनस आपसे पूछूंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आपको कितने फार्मूले आते हैं? तो एक फार्मूला तो, हाँ बोले बोले। बिल्कुल सही आपने कहा। ठीक है जी, ठीक, ये तो इसी की फॉर्म बन गई दूसरी। ठीक, लेकिन एक और फार्मूला भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम, इन मीडियम वन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। फॉर एग्जाम्पल लाइट जो है इस वक्त एयर से गिलास में आ रही है, तो एयर में एंगल आई डिवाइडेड बाय गिलास में एंगल आर, और इसी तरह स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास हो जाएगा। ठीक है जनाब, ये फार्मूला भी कॉपी कीजिएगा। इसके अलावा अगर कभी क्रिटिकल एंगल बन रहा होता है तो 1/sin c भी करते हैं, ये बात भी आप जानते हो। ठीक है जनाब, और सी को हमेशा कैपिटल सी से बनाना चाहिए चाहिए ताकि क्रिटिकल एंगल की जरा एक अलग सिग्निफिकेंस हमें नजर आए। तो ये बड़ा 3 फार्मूले की फॉर्म मैंने लिख दी है। साइन आई अपॉन साइन आर, इसी की शक्ल दर हकीकत स्नेल्स लॉ की दूसरी शक्ल है। पर ये फार्मूला भी आपको आना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। ठीक है जी। अच्छा बेटा, मैंने आपको बताया कि मैं इस वक्त रोड पे क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो यकीनन आपको कुछ और भी आवाजें आ रही होंगी बैकग्राउंड में। हाँ ना, मैं बेटे को पेपर दिलाने के लिए आया हुआ ना यार, तो उन्होंने तो मैं रोड पर खड़ा किया हुआ, अंदर रीजेंट प्लाजा में पेपर हो रहा हमारे साहबजादे का। हाँ। अब आप देख लें हम भी कितने एक्सट्रीमिस्ट हैं, हमने बोला यार क्लास होनी चाहिए बच्चों की। अच्छा जी। अल्लाह।
तो ये पीछे ये जो बैकग्राउंड की आवाज है बहुत जोरदार तो नहीं आ रही है आपको, तंग तो नहीं कर रही? वो किसी का, हाँ, किसी का शायद इंतकाल हो गया, उसका अनाउंसमेंट हो रही है। अच्छा जरा सुनिए, अच्छा जरा सुनिए, कह रहे जनाब, एक वाटर वेव है, वाटर वेव है, ठीक, और ये डीप वाटर में है, और डीप वाटर से शैलो वाटर में आ रही है। ठीक है जनाब, ठीक है। एक्सप्लेन वाई द वेव इज रिफ्रैक्टेड। क्वेश्चन है कि कोई भी वेव रिफ्रैक्ट होती क्यों है, रिफ्रैक्शन की वजह क्या होती है। तो ये तो हम लोग डेफिनेशन याद करते हैं कि जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेव रिफ्रैक्ट हो जाती है। द क्वेश्चन इज वाई। तो वाई की रीजन आप क्या लिखोगे, तो याद रखिएगा वाई कभी भी आए ना, तो रिफ्रैक्शन की हमेशा एक रीजन होती है कि अगर कभी भी वेव की स्पीड चेंज होगी, वेव की स्पीड चेंज होगी, स्लो होगी या फास्ट होगी, इन बोथ केसेस एज द स्पीड ऑफ द वेव चेंजेस ड्यू टू द चेंज ऑफ मीडियम, ड्यू टू द चेंज ऑफ कंडीशंस। तो इस सूरत में जो उसका पाथ होता है वो चेंज हो जाता है, उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, वगैरह वगैरह। तो बेहतर ये डेफिनेशन होगी कि एज द स्पीड ऑफ wave changes due to the change of conditions of medium। हाँ 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 हाँ। लेकिन यार इसके अंदर देखो, पानी के जब सवाल आता है ना, तो पानी में ना वो पानी की डेंसिटी चेंज नहीं हो रही ना यार, एक जगह डीप वाटर एक जगह शैलो वाटर है, तो इसलिए मैं डेंसिटी लिखने से अवॉइड कर रहा हूँ। और देखिए मैंने उसको बचा के लफ्ज क्या डाल दिया है, कंडीशंस लिख दिया। वो कंडीशन के अंदर मैं कंडीशन लिखने के बाद आपकी बात को भी फॉलो कर लेता हूँ, और मैंने लिख दिया कि डेंसिटी का चेंज भी हो सकता है, डेप्थ का चेंज भी हो सकता है। ठीक है जनाब, चेंज ऑफ कंडीशन ऑफ मीडिया। ठीक है, तो डेंसिटी का चेंज भी हो सकता है और डेप्थ का चेंज भी हो सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में। ठीक है जनाब, तो आप मेरे ख्याल में ये बात और ऐड कर दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, डेंसिटी और डेप्थ। ठीक है जनाब, अच्छा खैर, तो ये तो इसकी डेफिनेशन है, 2 नंबर की है, पर मेन चीज यही है कि स्पीड ऑफ वेव चेंज होगी तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा हमेशा। ठीक है जी। अच्छा अब आ जाए आगे, ये असली सवाल है भाई, जो असली वाला है। असली वाला सवाल क्या है, जब वेव ट्रेवल करती है सरफेस ऑफ वाटर से तो उसकी स्पीड डिपेंड करती है पानी की डेप्थ पर और उसकी वेवलेंथ पर। और फिर उन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वैल्यूज दी, एक फार्मूला लिख के दिया हुआ है। अच्छा जी, जो फार्मूला है इस फार्मूले को मैं यहाँ कॉपी करूंगा क्योंकि मैं इसको बार बार ऊपर नीचे नहीं कर सकूंगा। तो वेलोसिटी का फार्मूला उन्होंने दिया हुआ है अंडर रूट जी लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई। और ये फार्मूला उस वक्त है जब वेव डीप वाटर में होगी, लेकिन जब वेव शैलो वाटर में होगी तो शैलो वाटर में स्पीड का फार्मूला होगा अंडर रूट जी स्मॉल डी। और जो डी है डेप्थ ऑफ वाटर। ठीक है, डी है डेप्थ ऑफ वाटर। और एक और कंडीशन उन्होंने दी हुई है, जो ये कंडीशन भी मेरे ख्याल में किसी और पार्ट में यूज करवाएगा। तो इतने पोर्शन में यार उसने जितनी बातें दी थी ना, उसमें से मैंने काम की बातों को यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, काम की बातों को कॉपी करने के बाद हमें क्वेश्चन शुरू कर दिया। क्वेश्चन जनाब ये है, कैलकुलेट एंगल ऑफ। अच्छा 5 नंबर का सवाल है भाई, ख्याल से जब 5 नंबर का सवाल होता है तो डर लगता है ये ठीक ठाक काम करवाएगा आपसे। चले चले, अल्लाह करके इतना आसानी हो, पर देख के 5 नंबर देख के लगता है कि बाबा कुछ होगा इसमें। हाँ, अच्छा चले 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 चले। अच्छा पहली बात तो इसने ऑब्वियसली 2 स्पीड के हमें फार्मूले दिए, तो पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं। और स्पीड में देखिए, पहले इसने डीप वाटर दिया हुआ है, डीप वाटर पहले दिया हुआ है। जब इसने डीप वाटर पहले दिया हुआ है तो मैं डीप वाटर में स्पीड निकालने जा रहा हूँ। और सारिम भाई आप जरा कैलकुलेटर चलाने में मेरी हेल्प कर देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और कैलकुलेटर चलाने में सबसे पहले जी लिखा है, जी होता है 9.8, वेवलेंथ लिखी है 15 मीटर है डीप वाटर में, टू कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.142 है। तो स्पीड आ जाएगी, और स्पीड क्या आएगी ये आप मुझे बताएंगे, 4.84 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये डीप वाटर में आ गई। अब मैं शैलो वाटर में स्पीड निकालना चाहूँगा।
और शैलो वाटर में स्पीड का जो फॉर्मूला है वो अंडर रूट जी डी, जी फॉर ग्रेविटी, ग्रेविटी इज 9.8 एंड देन द डेप्थ, डेप्थ शैलो वाटर की डेप्थ कितनी है सर? डेप्थ ऑफ शैलो वाटर इज 0.5, 2.2। ठीक है जी, 2.21। ठीक, दो स्पीड्स आ गई। और जब दो स्पीड्स आ गई तो अब मैं आपको याद दिलाऊंगा कि अभी इस क्वेश्चन को शुरू कराने से पहले मैंने आपको एक फार्मूला लिख के दिया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फार्मूला होता है साइन आई पहले मीडियम का एंगल डिवाइडेड बाय साइन आर दूसरे मीडियम का एंगल इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ वेव पहले मीडियम में एंड देन स्पीड ऑफ वेव दूसरे मीडियम में। ठीक है, यहाँ पर पहला मीडियम वाटर ले रहा हूँ, दूसरा मीडियम शैलो वाटर ले रहा हूँ। तो मीडियम कह लें या कंडीशंस का चेंज आ गया, एंगल आई उधर है, एंगल आर उधर है। एंगल आई भी गिवन है सर, एंगल आई गिवन है, एंगल आई है जनाब हमारे पास 40 और नीचे लिखा हुआ है साइन एंगल आर, आर आपने कैलकुलेट करना है। स्पीड फर्स्ट मीडियम में 4.84 है और सेकंड मीडियम में 2.21 है। अब कैलकुलेटर चला लेना खुद से यार, आर का कोई रिजल्ट आ जाएगा। तो आप सही कह रहे थे सारे, कोई सवाल वाकई बड़ा मासूम सा सवाल निकला। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, चलिए इसको भी देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन में यार वो ये कह रहा है, हाँ बोले बोले। देखिए ये इसने बोला डीप टू शैलो आ रही है, ठीक है। अब डीप में उसने एंगल आई लिखा है, शैलो में उसने एंगल आर लिखा है। एक बात और हम लोगों ने पता क्या करा, हमने चालाकी ये की है, हमने लिखा है फार्मूला साइन पहला मीडियम डिवाइडेड बाय साइन दूसरा मीडियम। ठीक है जनाब, तो ये पहले मीडियम में बनने वाला एंगल आई है और ये दूसरे मीडियम में बनने वाला एंगल है। तो डीप का एंगल, डीप की स्पीड, शैलो में बनने वाला एंगल, शैलो में बनने वाली स्पीड। ठीक है अनस बेटा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ रही है 1933 में चलते हैं। अब 1933 में पहले तो इन्होंने एक लंबी सी कहानी सुनाई है। ठीक है, कहानी सुन ली हमने। कहानी सुनने के बाद कहते हैं कि वेवलेंथ ऑफ द वेव 342 मीटर है एंड टाइम पीरियड 14.8 सेकेंड है। सही है, ठीक। कह रहे हैं शो दैट द डेप्थ ऑफ द वाटर वेयर द क्रू मेजर द वेव वाज ग्रेटर देन 170 मीटर। जो वेवलेंथ है वो 170 मीटर है। सही। और 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है, अगर ये 3 मार्क का नहीं होता ना तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, क्योंकि मैंने भी आपसे केस शुरू में कहा था कि देखिए हमने ये फार्मूला भी यूज कर लिया, ये फार्मूला भी हमने यूज कर लिया, अब सिर्फ ये फार्मूला रह गया। और अगर मैं ये वाला फार्मूला यूज करना चाहूँ तो उसने लिखा हुआ है कि डेप्थ ग्रेटर देन लेमडा बाई 2। ठीक है जनाब। अच्छा लेमडा, लेमडा उसने दिया हुआ है द वेवलेंथ ऑफ द वेव वाज 342, तो मैंने बेटा वेवलेंथ लिख दी 342 और 342 को बेटा 2 से डिवाइड करके बताओ क्या आ रहा है? 171 आ रहा है। ठीक है। और शो दैट द डेप्थ ऑफ द वाटर ग्रेटर देन 170, तो देख लीजिए 170 से ग्रेटर ही आ रहा है, 170 से ग्रेटर ही आ रहा है। ठीक है ना, यानी 170 से ग्रेटर है, तो डेप्थ इज ग्रेटर देन 170, 170 से बड़ी डेप्थ है। ठीक, लेकिन ये सवाल 3 नंबर का है, तो 3 नंबर के सवाल को करने के लिए हम लोग क्या करें? अच्छा देखिए उसके अंदर हम, देखिए जो 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 सुने सुने सुने, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी है 1/टाइम लैम्डा। ठीक है, टाइम है हमारे पास 14.8 और लैम्डा है हमारे पास 342। जरा इसको पहले तो सॉल्व करके मुझे बताएं क्या रिजल्ट आ रहा है, फिर मैं 23.1 बना रहा हूँ। ठीक है, ये एक आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। फिर मैंने कहा
कि हमारे पास एक और भी फॉर्मूला है स्पीड ऑफ वेव का, जो अभी उसने ऊपर पढ़ाया है। ऊपर इसने फार्मूला पढ़ाया है ये वाला फार्मूला इसने पढ़ाया है, ठीक। ये वाला फार्मूला है कि अंडर रूट जी लैम्डा अपॉन 2 पाई। जी है तुम्हारे पास 9.8, लैम्डा है 342 डिवाइडेड बाई 2, पाई की वैल्यू 3.142। पहले जरा इसको सॉल्व करके बताएं, फिर मैं आपको कनेक्शन बना के बताता हूँ क्या बनाया है। 23.1, ठीक। हाँ, अब जरा गौर से देखिएगा जो बात हम 3 मार्क्स को देखने के बाद इसको मैंने लंबी करने की कोशिश की है। और वो लंबी मैं यूं कर रहा हूँ कि जब मैंने वेलोसिटी एक नॉर्मल फार्मूले से कैलकुलेट की, और नॉर्मल फार्मूले से कैलकुलेट करके मुझे पता था इसका आंसर 23.1 है, ठीक है। क्योंकि उसने टाइम मुझे दिया हुआ है, वेवलेंथ दी हुई, तो ऑब्वियसली मेरे पास जो पहला मेथड है उसी से मुझे वेलोसिटी पता चल जाती है। फिर मैंने सेम वेलोसिटी एक दूसरे फार्मूले से कैलकुलेट की, और अगर उसी फार्मूले से रिजल्ट सेम आया तो देन आई कैन अप्लाई, नाउ आई कैन अप्लाई दिस रिलेशन, देन आई कैन अप्लाई दिस रिलेशन। और जब मैंने ये रिलेशन अप्लाई किया तो रिलेशन अप्लाई करके अब ये बात प्रूव हो गई कि वाकई ये फार्मूला हमारा सही है। और जब ये फार्मूला सही होता है तो उस वक्त डेप्थ ग्रेटर देन लैम्डा बाई 2 होती है, ठीक है जनाब। जो इसने फार्मूला दिया हुआ है अंडर रूट जी लैम्डा अपॉन 2 पाई, इस अंडर रूट जी लैम्डा अपॉन 2 पाई से मेरा वही रिजल्ट आया जो नॉर्मल फार्मूले से आया। तो इसका मतलब है कि ये वाला फॉर्मूला सही है। एंड इफ दिस फॉर्मूला इज वैलिड then we can apply this relation, and by this relation we have proved the depth of the sea is greater than 170 meter. The depth of the sea is 170 meter. लेकिन मैं सारिम की इस बात से इत्तेफाक करूंगा कि एग्जाम में ये बातें दिमाग में नहीं आएंगी, गारंटी है। हाँ, एक बात। और दूसरी बात ये कि मैं टीचर हूँ, और मैंने आपको क्लास पढ़ाने से पहले इस क्वेश्चन को प्लान किया हुआ था, तो मैंने करा दिया, ठीक है ना। ईमानदारी की बात है, रिकॉर्डिंग करते हुए ये बात बोल रहा हूँ। तो भाई टीचर है, उसने अगर प्लान करके इस क्वेश्चन करा रहा है तब तो वो संभाल लेगा, लेकिन अगर प्लान करके नहीं करा रहा तो उस क्वेश्चन के अंदर भाई वो भी फंसेगा, ठीक। अरे तो जल्दी से। हाँ हाँ यार, एक बात तो ये है, ये तो है, लेकिन एक बात सारिम ने एक रिसर्च करके हमें बताई थी, जो अनस आपके साथ भी हम शेयर करने जा रहे हैं, कि यार एडेक्सल में ए ग्रेड लाना इंशाल्लाह आप जैसे बच्चों के लिए कोई मसला इस लिहाज से नहीं होगा। हाँ, कि देखो क्वेश्चन के अंदर शुरू के 10 MCQs बिल्कुल नॉर्मल से होते हैं, नॉर्मल से होते हैं 10 MCQs। इंशाल्लाह 10 के 10 MCQs आप बच्चे लोग सही कर सकते हो। बाकी जितना पेपर होता है ना, उस पेपर में यार कोई भी बच्चा पूरी दुनिया का ना 100% स्कोर कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। अब देखिए ना मतलब इस सवाल को भी देखो, तो इस सवाल का पहला पार्ट बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। ए नॉर्मल है, बी पार्ट नॉर्मल है, ठीक है। बी के सेकंड पार्ट में उसने आगे एबनॉर्मल काम शुरू कर दिया, यानी आखिरी पार्ट के अंदर तो कोई ना कोई गंदा पार्ट वो डालेगा। तो टेंशन नहीं लो भाई, अगर ऊपर के तुमने 2-3 पार्ट सही कर लिया तो ये भी काफी होता है। अच्छा जरा जल्दी से आ रहे हो इसके अंदर। नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गया, मैंने भी तो यही किया था पहले, लेकिन उसके 3 नंबर देख के मैं पीछे हो गया ना। अगर ये 1 नंबर का होता, 1 नंबर का होता तब तो चलो सही है। 3 नंबर का सवाल है, फिर वो बोलेगा कि मैंने फ्रीक्वेंसी भी तुम्हें दी, ठीक है, मैंने तुम्हें फ्रीक्वेंसी भी दी, ऊपर के सवाल में मैंने कंडीशन भी लिख के दी, कंडीशन भी उसने लिख के दी। तो वो तो आपने सब कुछ यूज नहीं किया, तो मैंने वो सब कुछ यूज करके दिखाया। और फिर कह रहा हूँ एज अ टीचर पहले से प्लान करके बैठा हुआ हूँ, इसलिए मुझसे ये हो गया। हाँ 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 हाँ, ये वाली बात भी सारिम की सही है, कि अगर ये आप इतना भी काम करोगे तो 3 में से 1 नंबर तो मिलेगा यार अनस। एक तो चलो मिलेगा, चलो दो नहीं बोले, एक तो मिलेगा, एक तो मिलेगा। अच्छा जी, अब जरा जल्दी से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 में जो नई बात लेकर आना चाह रहे हैं वो यार ये है, और मैं पहले पूछूंगा क्योंकि मैंने सारिम को भी ये बात नहीं पढ़ाई हुई। आप इस हाइजन को जानते हैं, व्हाट इज हाइजन? रुक जा। हाँ 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 हाँ, लेकिन अनस आप बताएं। आप, नहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं लिखा उसने, खाली हाइजन की बात करो। हाइजन का कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, अभी हम लोग डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना यार, डिफ्रैक्शन में हाइजन का क्या काम है ये बताइए।
अरे चले मैं बता देता हूँ, अरे चले आप सारे में अब आपको मौका देंगे, आप बताइए। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला, मैं जरा प्रॉपर वर्डिंग में बोल देता हूँ। प्रॉपर वर्डिंग इसकी यार ये है, प्रॉपर वर्डिंग बेटा इसकी ये है कि अगर ये एक बल्ब जल रहा है, तो इस एक बल्ब से, ये एक जो बल्ब है, इस एक बल्ब से, ठीक है, आप ये समझ लो किसी पानी से भरे बर्तन में एक पत्थर गिरा दूं, तो जिस जगह पे पत्थर गिरेगा वहां से सर्कुलर वेव फ्रंट बाहर की तरफ निकलेंगे। बिल्कुल इसी तरह जब कोई लैंप किसी जगह आप जलाते हो, तो लैंप में से हमारे ख्याल में वेव फ्रंट इस तरह से बाहर प्रोड्यूस होते हैं। अभी तो वेव फ्रंट प्रोड्यूस होते हैं, इन वेव फ्रंट में, इन वेव फ्रंट में जो सबसे सेंट्रल वेव फ्रंट है उसको तो मैं बोलूंगा इट इज द सोर्स, सेंट्रल सर्किल इट इज द सोर्स। इस सोर्स से ये जो पहला वेव फ्रंट बना है, इस पहले वेव फ्रंट के ऊपर मैंने जानबूझ के कुछ डॉट्स बना दिए, ठीक है ना बेटा। और जिस जिस वेव फ्रंट के ऊपर मैंने डॉट्स बनाए ना, उस वेव फ्रंट को मैं बोलूंगा प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है जनाब। जिस मैंने सर्कल पर डॉट्स बना दिए, दीज आर प्राइमरी वेव फ्रंट, दिस इज प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है जनाब। अच्छा, इस प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर मैंने जितने डॉट्स बनाए हैं, ईच डॉट इज एक्टिंग एज अ सोर्स फॉर द सेकेंडरी वेव फ्रंट, दिस इज द सेकेंडरी वेव फ्रंट। और ये सारे खराब हो गए। ये तो दूसरा वाला वेव फ्रंट है जिसके ऊपर अब मैं ब्लू कलर के डॉट बना रहा हूँ, these are secondary wavefront, this is a secondary wavefront, but the question is how does the secondary wavefront is formed? The answer is the primary, the each point of the primary wavefront is acting as a source to produce secondary wavefront, it is called Huygens principle। तो मैं लिखने जा रहा हूँ, अलबत्ता जो बात तुम्हारे समझ में आई हो बेटा जरा मुझे बताइएगा। अनस बेटा क्या समझ में आई? ईच, पहले पहले लिख लो, पहले लिख लो। ईच पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट, each point of primary wavefront acts as a source of secondary wavefront, ठीक है जनाब। प्राइमरी वेवफ्रंट का हर पॉइंट, प्राइमरी वेवफ्रंट का प्राइमरी वेवफ्रंट का हर पॉइंट एज अ सोर्स काम करता है फॉर सेकेंडरी वेवफ्रंट। हाँ बेटा आना साहब, आप मुझे बताएंगे व्हाट इज हाइजेंस प्रिंसिपल? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अब जरा जल्दी से बी पार्ट में आ जाए। बी, बस बस इतना ही है यार, और कुछ भी नहीं इसके अंदर, है ही नहीं इसके अलावा कुछ और। वैसे हम लोग जो दूसरा बोर्ड पढ़ाते हैं उसके अंदर एक और भी, यानी इसके दो रूल्स होते हैं। पहला रूल आपके यहाँ मैंने जो आपकी मार्किंग स्कीम में देखा वहां पे एक ही लिखा हुआ है, वरना वहां पे एक और रूल होता है, वो मैं नहीं सुना कि आपको लंबी करना चाह रहा, ठीक है ना, वो है ही नहीं आपकी मार्किंग स्कीम में। हाँ। कैम्ब्रिज में तो नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा पाकिस्तानी बोर्ड की जो फिजिक्स हम बचपन में पढ़ाया करते थे वहां पे होता था। उसमें हम लोग हर पॉइंट के ऊपर कंपास रख के ना आर्क लगवाते थे, और आर्क लगवाकर उन आर्क्स को जब ज्वाइन करवाते थे ना, तो सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाता था, ठीक है ना। तो वो कोर्स में नहीं है, खामा खाई में मैं लंबी कर रहा हूँ। अरे जरा जल्दी से आ जाइए इसके अंदर बी पार्ट के अंदर। बी पार्ट के अंदर यार वो ये कह रहा है कि ये जो डिफ्रैक्शन हो रहा है ना, ये जो डिफ्रैक्शन हो रहा है, अच्छा एक बात छोटी सी इसके अंदर मैंने थोड़ी सी कमी मेरी रह गई है, और वो कमी ये रह गई कि पहली बात तो हाइजन ने हमें ये बताया कि वेव फ्रंट बनते किस तरह से, फिर कह रहे हैं इन वेव फ्रंट से डिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, ये वाली बात मैंने नहीं बताई। लिखा है हाउ डिफ्रैक्शन अकर, डिफ्रैक्शन कैसा होता है एज द वेव पासेस थ्रू अ गैप, गैप में से जब वेव फ्रंट बाहर निकलते हैं तो डिफ्रैक्शन कैसे होता है, ये बात मैंने नहीं लिखी है, तो मुझे इसको और ऐड करना चाहिए। सो आई एम राइटिंग मोर, व्हेन वेव फ्रंट pass through a slit, when wavefront pass through a slit, they spread after emerging। तो ये वेव फ्रंट जैसे ही स्लिट से बेटा बाहर निकलेंगे,
तो एज दे आर इमर्जिंग फ्रॉम द सिलेट दे आर स्प्रेडिंग, ठीक है जनाब, ये स्प्रेड करते हैं और इनके स्प्रेड करने से सुपर पोजिशन होती है। वो अब हम ज्यादा लंबी नहीं करना चाह रहे, 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए इतना लिख लेना काफी है कि each point of the primary wavefront is acting as a source for secondary wavefront, and when these wavefronts are passing through a slit they spread after emerging. काफी है इतना लिखना। I think you have noted, and now we are shifting to the next part of the question, and the next part of the question is आपके सामने डिफ्रैक्शन के फ्रिंजेस बन रहे हैं, और जो फ्रिंजेस बन रही हैं उसके अंदर आपको दिखा रहे हैं कि जो सेंट्रल फ्रिंज है इट इज मोस्ट ब्राइट, और बाकी जितने सर्कल्स हैं वो सबके सब कॉन्सेंट्रिक हैं, मतलब सबका सेंटर एक जैसा है। लेकिन आप एक बात नोट करो सारी बेटा, कि सेंटर पे जितनी ज्यादा ब्राइटनेस है, सेंटर से जैसे जैसे आप दूर जाओगे ब्राइटनेस ग्रेजुअली कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। एक बात, दूसरी बात, इस ब्राइटनेस के अंदर बीच में गौर करो तो सर्कल्स, ब्लैक कलर के सर्कल्स भी आ रहे हैं। तो जहां जहां ब्लैक सर्कल आता है ना, तो ब्लैक सर्कल का मतलब होता है वहां पर ब्राइटनेस एकदम से जीरो हो गई है या कम हो गई है, ठीक है जनाब। तो जहां ब्राइटनेस कम हो जाती है, जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे शो करना चाह रहा हूँ, ये ब्राइटनेस बढ़ रही है, ये ब्राइटनेस कम हो रही है, ब्राइटनेस को इंटेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है जनाब। तो ये ब्राइटनेस, ये जो मैंने अभी ग्राफ बनाया है, इट इज फॉर सेंटर, इट इज फॉर सेंटर। और क्वेश्चन में ए से शुरू करना था, ए से शुरू करना था, तो मैं ए की तरफ भी लेके जा रहा हूँ, लेकिन आपसे मैं चाहूंगा कि इसको यूं रट्टा मारे कि लेफ्ट साइड के ऊपर भी ब्राइटनेस को शुरू में बहुत बड़ा बनाए। तो मतलब देखिए, इस पे बहुत बड़ा बनाया है, इस पे मैंने ब्राइटनेस को कम करा है, इस पे ब्राइटनेस को काफी कम कर दिया है। और बिल्कुल सिमेट्रिकल डायग्राम राइट हैंड पे भी बना दे, और इस पर भी ये बना दे, जो मैं इतना अच्छा नहीं बना पाया, ये बना दे, और उसके बाद फिर ये बना दे। तो इट इज द ग्राफ ऑफ, हाँ ये राज याद कर ले तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन मेरे ख्याल में अब समझ में भी आया होगा यार अनस भाई, समझ में भी आया नहीं आया कि इसके अंदर हुआ क्या है। कि जो सेंट्रल पोर्शन है उसमें ब्राइटनेस सबसे ज्यादा है, और जहां सर्कल आ जाता है, सर्कल, वहां पे ब्राइटनेस एकदम से कम हो जाती है, इसलिए इसको मैंने बिल्कुल नीचे जाके दिखा दिया है। फिर ब्राइटनेस बढ़ी है तो उसको ऊपर कर दिया है, फिर सर्कल आया तो नीचे गिरा दिया है, फिर ब्राइटनेस बढ़ी है तो वगैरह वगैरह। तो आई होप कि आपको ब्राइटनेस का ये ग्राफ भी समझ में आ गया होगा, ठीक है जनाब। अच्छा, ये हमने इस पेपर के 3 सवाल मेरे पास बाकी थे, बाकी तो मैं सवाल आपको, देखिए चक्कर ये है कि अगर ये जो इन्होंने डायग्राम दी, वाई एक्सिस से ज्वाइन करने की बात कर रहा हूँ या एक्स एक्सिस से ज्वाइन करने की बात कर रहा हूँ। हाँ, ओरिजिन से शुरू कर लेते तो और ज्यादा अच्छा होता, आप सही कह रहे हैं, ओरिजिन से, क्योंकि उसने लिखा है ए से शुरू करना है। अगर आपको ए से शुरू करना है, ए से शुरू करना है ना बेटा, आप सही कह रहे हैं, अगर इसको ए से शुरू करना है तो इसको यूं कर लें। अब मेरे ख्याल में आपका ऑब्जेक्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल ए से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, इस रिकॉर्डिंग को बेटा यहाँ पे कर रहा हूँ मैं